हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा। स्वागत है आपका एबी फाइनेंस में। नमस्ते दोस्तों। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ आईडीबीआई में एक बहुत शानदार इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करूंगी और हम इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को अपने चार्ट की एनालिसिस यानी कि चार्ट पे जो हम अपनी स्टडी करते हैं, चार्ट पे जो हम डेटा एनालिसिस करते हैं, उसके बेसिस पे ही डिस्कस करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट की बात सोचते हैं, किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए अपना व्यू बनाने की ओर जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ फंडामेंटल्स पता हो। अच्छी बात है कि अगर आप फंडामेंटल्स पढ़ना जानते हैं, समझना जानते हैं, उसको कैसे, कब देखना चाहिए, कौन सी रिपोर्ट कब आती है, उसको कैसे पढ़ना चाहिए, ये आपको पता है, तो आप फंडामेंटल्स को भी ज़रूर देखें। बट फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हमारे लिए एक कंपनी का फंडामेंटल समझ पाना उतना आसान नहीं होता, लेकिन ये सारा डेटा हमारे चार्ट पे ऑलरेडी प्लॉटेड होता है। तो अगर हम अपने चार्ट को अच्छे से समझते हैं और अपनी समझ को हम चार्ट पे जितना गहरा बनाते जाएंगे, यानी चार्ट को देखने की जो हमारी समझ है वो जितनी गहरी होती जाएगी, हमारे लिए इन्वेस्टमेंट पिक को भी वहां से निकालना उतना ही आसान हो जाएगा। तो हम ये प्योर एंड प्योर टेक्निकल बेसिस पे, टेक्निकल स्टडी के बेस पे ही इन्वेस्टमेंट पिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और चलते हैं चार्ट की ओर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे आईडीबीआई की स्क्रिप्ट लगा रखी है। सबसे पहले मैं चार्ट ओपन करती हूँ और अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे हम सबसे बड़े टाइम फ्रेम यानी ईयरली से। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं जो बात कर रही थी कि आपको चार्ट पे क्या और कैसे देखना है, उसको बिल्कुल और गहराई में समझने की कोशिश करनी है, तो बिल्कुल फोकस होकर समझिएगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर आपके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू एक डिमांड जोन मार्क कर रही हूँ। ठीक है। मैं बात कर रही हूँ इस ड्रॉप, बेस, रैली एंड अनदर रैली। आप ध्यान से देखिए, क्या ये जो प्राइस अभी है, जो मतलब ये वाली जो कैंडल अब आप देख रहे हैं, ये इस डिमांड जोन से ही चल रही है। ड्रॉप बेस रैली के इस डिमांड जोन से ही प्राइस अभी अब जा रही है। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर इस बेस कैंडल से हमें एंट्री मिली 31 दिसंबर 2020 को। आप ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ पे डेट भी आ रही है। तो इस बेस कैंडल से हमें यहाँ पे एंट्री मिली और उसके बाद प्राइस लगातार अप जा रही है। यानी कि यहाँ से हम एक कंक्लूजन ये निकाल पा रहे हैं कि प्राइस ईयरली के बहुत अच्छे डिमांड जोन से चल रही है और बहुत अच्छे, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जहां से प्राइस ने चलना शुरू किया था और इतना शानदार अपमूव लगाया था, प्राइस वहीं उसी डिमांड जोन में आई और वहीं से प्राइस अब जा रही है। ठीक है, इतना सिंपल है। अब हम चलते हैं आगे के टाइम फ्रेम पे, हाफ ईयरली पे। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ईयरली जहाँ पे आपने मार्क किया था, आपको देखने से भी समझ में आ ही रहा होगा, पर मैं मार्क भी कर देती हूँ कि ईयरली के साथ में प्रॉपरली कोइंसाइड करता हुआ आपके पास में हाफ ईयरली का भी जोन है। आई होप कि आप ये देख पा रहे होंगे कि ईयरली के साथ में प्रॉपरली कोइंसाइड करता हुआ हमारे पास ये हाफ ईयरली का भी जोन है। ठीक है। मैं इसको सेलेक्ट कर रही हूँ, एक्चुअली इसका मैं बॉडी को, इसकी जो, हाँ, अब ये हो गई प्रॉपर मार्किंग। तो ये ईयरली के साथ में प्रॉपर कोइंसाइड करता हुआ हमारे पास हाफ ईयरली का भी जोन है, राइट। और फ्रेंड्स, इसके बाद में आप देखेंगे कि जब प्राइस ने ईयरली और ईयरली के साथ कोइंसाइडिंग हाफ ईयरली के डिमांड जोन से अप जाना स्टार्ट किया, तो प्राइस ने क्या किया, फॉलो अप डिमांड जोन भी बनाए। अब आपको यहाँ पे हाफ ईयरली पे एक और डिमांड जोन दिख रहा है ना, मैं मार्क कर देती हूँ। मैं बात कर रही हूँ इस डिमांड जोन की। ये देखिए, ये डिमांड जोन कितना शानदार फॉलो अप डिमांड जोन भी प्राइस ने बनाया। तो अगर हम इसको, अभी तक जो हमने समझा उसको अगर मैं सम अप करूं, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पर प्राइस ईयरली एंड हाफ ईयरली के कोइंसाइडिंग डिमांड जोन से चलते हुए हाफ ईयरली पे फॉलो अप डिमांड जोन्स बनाते हुए अब जा रही है। तो मतलब इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आता है प्राइस एक्शन में कि यस, प्राइस अच्छे जोन से तो चल ही रही है, साथ ही साथ अब जाते जाते भी वो अच्छे डिमांड जोन बनाते हुए अब जा रही है। यहाँ तक की पिक्चर से आई होप आपको इतना क्लियर होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आपको नोटिस करनी चाहिए वो ये है कि ये देखिए, जब ये प्राइस डाउन आई है,
तो डाउन आते आते ये जो भी सप्लाई जोन जैसे स्ट्रक्चर बना रही थी उसको ये टेस्ट करते हुए आई है। जैसे अगर यहाँ पे कुछ रहा होगा, अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि यहाँ पे जो कुछ भी रहा होगा, ठीक है, वो यहाँ पे टेस्ट हो गया, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे जो कुछ रहा होगा, ये वहां पे, मतलब एक तो पहली बात ये कि यहाँ पे प्रॉपर सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर है भी नहीं, पर जो कुछ है भी वो भी टेस्ट होता हुआ आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें फ्रेंड्स, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो हाफ ईयरली पे तो आपको कोई सप्लाई जोन प्रॉपर दिखेगा ही नहीं। हाफ ईयरली पे कोई भी सप्लाई जोन है ही नहीं जिसको आप मैं यहाँ पे मार्क करूं और आपसे ये कहूं कि ये रहा हाफ ईयरली का सप्लाई जोन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमें हाफ ईयरली, ईयरली और हाफ ईयरली पे कोई भी सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर अभी तक नहीं दिखा है। अब हम और ज्यादा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, अब हम चलते हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। तो क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं, और क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे तो ये अब देखिए, क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे आपके पास में जो ये वाला एरिया है वो तो है ही, यहाँ पे भी कोइंसाइडिंग आप कह सकते हैं, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे हम इसको मान सकते हैं, ये भी एक जोन जैसा है। यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है ये देखिए, ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली का भी यहाँ पे एक जोन जैसा आप कह सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर जो मैं इसका फॉलो अप डिमांड जोन बना है वो मार्क कर रही हूँ। तो देखिए, क्वार्टरली पे ये जोन रहा ना, अब मैं इसको मार्क कर देती हूँ आपके लिए। मैं क्वार्टरली का ये डिमांड जोन आपके लिए मार्क कर रही हूँ यहाँ पे। इसको विक टू विक ना रख के हम बॉडी टू विक कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा क्वार्टरली का डिमांड जोन, इसका कलर क्वार्टरली का कलर है, तो मैं इसको चेंज कर देती हूँ ताकि क्लियरली विजिबल हो जाए ये। डन। और इस तरह से ये हमारा क्वार्टरली का डिमांड जोन हो गया। तो अब आप देखिए, क्वार्टरली पे जब आप देख रहे हैं तो अब यहाँ तक के तो सारे सप्लाई जोन, यहाँ तक के, इस एरिया तक के सारे सप्लाई जोन टेस्टेड है। एक सप्लाई जोन जो हमें यहाँ पे फ्रेश दिख रहा है उसको मैं मार्क कर देती हूँ, ठीक है। इस सप्लाई जोन को हम मार्क कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से ये हो गया, और इसका कलर रेड कर देते हैं, एंड डन। तो ये हमारा क्वार्टरली का सप्लाई जोन हो गया। क्वार्टरली पे इस सप्लाई जोन से पहले कुछ भी नहीं है रोकने के लिए प्राइस को, यानी प्राइस जब डाउन आई है तो सारे जो सप्लाई जोन जैसे स्ट्रक्चर्स थे उनको टेस्ट करते हुए डाउन आई है। तो अब क्वार्टरली के टाइम फ्रेम तक जब जब हम आ चुके हैं तो हमें ये क्या पिक्चर बन रही है, तो वो मैं आपके लिए एक बार इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने देखा कि प्राइस ईयरली और हाफ ईयरली के कोइंसाइडिंग जोन से अप जा रही है, और दूसरी चीज हमने ये देखी कि अप जाते जाते प्राइस हाफ ईयरली पे, क्वार्टरली पे फॉलो अप डिमांड जोन्स बनाते हुए अब जा रही है, ठीक। और तीसरा पॉइंट हमने ये समझा कि जब प्राइस डाउन आ रही थी तो जो सप्लाई जोन बन रहे थे उनको प्राइस टेस्ट करते हुए डाउन आ रही थी। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें ये इस स्टॉक में पॉजिटिव होने के लिए या इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमें कहीं ना कहीं इस एक प्लस, कुछ प्लस पॉइंट्स दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही एनालाइज करते हैं ना हम डेटा को। तो इस तरह से हमने ये तीन चीजें अभी तक के स्ट्रक्चर से समझी, जो कि हमें किसी स्टॉक में बुलिश होने के लिए बहुत अच्छे प्लस पॉइंट्स की तरह से मिलते हैं, ठीक है। अब मैं चलती हूँ मंथली टाइम फ्रेम पे। तो अब हम मंथली टाइम फ्रेम पे आ गए हैं फ्रेंड्स, और मंथली टाइम फ्रेम पे मैं आपके सामने ये जो जोन्स हैं मंथली के वो मार्क कर देती हूँ, ठीक। देखिए, पहला जोन तो यहाँ पर ये वाला है, ड्रॉप, बेस, बेस एंड अनदर रैली, ठीक है। मैं इस जोन को मार्क कर देती हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया हमारा मंथली का पहला डिमांड जोन, जो कि अपने आप में काफी अच्छा डिमांड जोन है। इसमें काफी ये क्यों अच्छा मैं कह रही हूँ, इस डिमांड जोन को मैं अच्छा इसलिए कह रही हूँ, आप देखिए क्वार्टरली के साथ प्रॉपर कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। क्वार्टरली के साथ प्रॉपर कोइंसाइड कर रहा है, लेग आउट काफी अच्छी है। और इसमें जो है, इसका अगर आप देखेंगे कि जो बाइंग यहाँ से स्टार्ट हुई है उसने इस प्रीवियस, इस पूरी रेंज के ऊपर जो क्लोजिंग हुई है, इस जो पूरी रेंज के ऊपर अगर आप देखेंगे,
अच्छी खासी रेंज के ऊपर इसने क्लोजिंग दिलाई है, आप देख रहे हैं, मतलब यहाँ तक की रेंज जो है उसके ऊपर क्लोजिंग दिलाने वाला यही जोन है। ठीक है, तो ये काफी अच्छा जोन है मंथली का। और सबसे अच्छी बात क्या है, क्वार्टरली के साथ प्रॉपरली कोइंसाइड करता हुआ जोन है, तो इसमें हमें डाउट की बात नहीं है, ये अच्छा जोन है मंथली का, जो कि क्वार्टरली के साथ भी प्रॉपर कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देती हूँ, ये है मंथली पे हमारा डिमांड डिमांड जोन 1 है ये। ठीक है, डन। तो ये हमारा डिमांड जोन 1 हो गया मंथली का। अब आप अगर इसको देखना चाहते हैं इसमें और नीचे क्या स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो बहुत ध्यान से समझिए, बहुत शानदार स्ट्रक्चर्स इसमें बने हुए हैं। ठीक है, पहला वाला था क्वार्टरली के साथ में कोइंसाइडिंग। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक ये ड्रॉप बेस रैली का हाफ ईयरली के साथ कोइंसाइडिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको भी मार्क कर देते हैं। और अभी मैं इस चार्ट को प्रॉपरली यहाँ पे, आप आराम से इसको देखिएगा, जब ये तीनों जोन्स यहाँ पे मार्क हो जाएंगे तब आप इसको बहुत ध्यान से अच्छे से देखिएगा कि इसमें ये जो लेवल्स हैं इनमें कितनी अच्छी पोटेंशियल है। ठीक है, ये रहा पहला, ये दूसरा लेवल हमारा, यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ, ये है हमारा डिमांड जोन 2। ठीक है, डन। ये हो गया हमारा डिमांड जोन 2। और अब हम इसमें अपना तीसरा लेवल देख लेते हैं, ये वाला लेवल देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल वही ओरिजिन वाला लेवल हो गया है। ठीक है, लेग इन, बेस, बेस एंड ये गैप के साथ ये लेग आउट है, बहुत शानदार लेवल है ये। अगर इसमें कभी एंट्री मिलती है तो हम इसे जरूर यहाँ पे इसको कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा लेवल नंबर 3, डिमांड जोन नंबर 3 है। मैं मंथली के डिमांड जोन्स का कलर आप देख रहे हैं कि दूसरा कलर दे रही हूँ, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे और आप मंथली के डिमांड जोन्स को अलग से आइडेंटिफाई कर पाए, इसलिए मैं यहाँ पर ये कलर दे रही हूँ मंथली पे। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, ये है डिमांड जोन नंबर 3, डिमांड जोन 3, डन। तो अब इस तरह से अब आप देखिए कि ये जो आपने यहाँ पर, अब मैं आपको इस चार्ट पे ये एक्सप्लेन करूंगी कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये जो हमारे चीजें हैं, इनको हमें कैसे अपने यूज में अभी के लिए लेना है। और साथ ही हम ये भी समझेंगे कि ये जो मतलब हम इसमें जो इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं उसमें ये लेवल्स कैसे यूज होंगे। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं इसको इस लेवल के सेंटर में ले आऊं और ये ठीक से दिखे। ठीक है, अब हो गया। तो अब आप देखिए, शुरू करते हैं यहाँ पर मंथली के टाइम फ्रेम पे। अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पर मंथली के टाइम फ्रेम पे हमें ये सप्लाई जोन भी मार्क करना है। देखिए, ये इससे पहले के सारे सप्लाई जोन टेस्टेड है, लेकिन ये जो एक फ्रेश है सप्लाई जोन, मैं उसको मार्क कर देती हूँ। ठीक है, ये वाला रैली बेस, उसके बाद ये वाला जो, सॉरी, ड्रॉप बेस, ड्रॉप ड्रॉप वाला जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर मैं मार्क कर देती हूँ। क्यों, और ये क्वार्टरली के साथ कोइंसाइडिंग भी है, तो ठीक है स्ट्रक्चर ये सप्लाई जोन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। इसका कलर रेड करेंगे एंड डन। ठीक है, तो अब क्वार्टर, यहाँ पर आप देखिए, क्वार्टरली के बाद जब मंथली पे आप आए तो थोड़ा सा एक और डिमांड जोन जस्ट उसी के साथ कोइंसाइडिंग आपको मिल गया। अब हम यहाँ पर अच्छे से ये समझते हैं कि यहाँ पर हमें अपना इन्वेस्टमेंट कैसे प्लान करना है। ठीक है, अब मैं चार्ट को थोड़ा जूम करूंगी ताकि वो लेवल्स आपको अच्छे से समझ में आ पाए जिनकी मैं अभी बात कर रही थी। आ गई बात समझ में, इतना मैंने जूम कर दिया। यहाँ पे देखिए आपको ये तीनों लेवल्स दिख रहे हैं, पीछे की सारी कहानी हम अच्छे से ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो अब हम प्लान करते हैं कि हमें कैसे अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना है। देखिए फ्रेंड्स, जब बात इन्वेस्टमेंट की होती है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करने की के बारे में सोच रहे हैं। लॉन्ग टर्म में भी दो तरह की चीजें होती हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट में दो तरीके की चीजें होती हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट।
तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं कि दोनों तरह से आप इसमें सोच सकते हैं और दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पे सही हैं, कोई भी अप्रोच सही या गलत नहीं है। हर इंसान का अपना अपना माइंडसेट होता है, अपना रिस्क मैनेजमेंट होता है, अपनी कैपेसिटी होती है। तो उसके हिसाब से आप इसमें प्लान कर सकते हैं। मैं आपके साथ उन दोनों तरीकों को डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपसे पहला वाला जो हमारा लेवल है, जो पहला वाला हमारा कह सकते हैं जो तरीका है वो डिस्कस करती हूँ। फ्रेंड्स, अपने पहले तरीके में हम इस तरीके से कुछ अपना प्लान करते हैं कि ये जो आपको लेवल दिख रहा है, पहला वाला जो मैंने मार्क किया है डिमांड जोन, यहाँ पे आप अपनी एंट्री रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपनी एंट्री रखेंगे और आप इस लेवल के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। देखिए, अब आप में से बहुत कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अरे, इन्वेस्टमेंट में एंट्री स्टॉप लॉस इनका क्या मतलब है। तो बिल्कुल, मैंने आपसे पहले ही कहा फ्रेंड्स कि आप यहाँ पर एंट्री स्टॉप लॉस की जो बात कर रहे हैं, तो वो मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए कर रही हूँ एंट्री स्टॉप लॉस की बात कि अगेन, हर इंसान बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं सोच सकता। तो हम यहाँ पर ये जो पहला वाला लेवल है, आप ये समझिए कि 1.5 साल, 2 साल, कई बार 2 से ढाई साल भी लग सकते हैं, लेकिन आप इस लेवल को इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। रहेगा ये आपका इन्वेस्टमेंट ही, क्योंकि आप ये नहीं भूल सकते कि आप मंथली टाइम फ्रेम पे एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको आराम से 2 साल या थोड़ा उससे भी ज्यादा लग सकता है, ठीक है। बट आप यहाँ पर देखिए, और आपका टारगेट जस्ट वही मंथली वाला जो आपका सप्लाई जोन था उसके नीचे रहेगा। तो अब आप देखिए कि आपको बहुत आराम से इसमें, इस ट्रेड सेटअप में भी मैं ज़्यादा जूम नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जूम करूंगी अगर, तो फिर आप इस सप्लाई जोन को नहीं देख पाएंगे, और टारगेट की लाइन हमें यहाँ पे सप्लाई जोन के नीचे ही रखनी है। इसलिए अभी के लिए आप ऐसे समझिए, फिर मैं बाद में आपको जूम करके भी दिखा दूंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपको आराम से यहाँ पे 6:1 का टारगेट मिल रहा है, ठीक है। तो ये मैंने पहले तरह के इन्वेस्टमेंट की बात करी, जिसमें आप 2 साल, 2.5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद आपको टारगेट मिलता है, तो आप अपना टारगेट लेके इससे एग्जिट हो जाएंगे, इस इन्वेस्टमेंट पिक से। और अगर आपका स्टॉप लॉस होता है तो आप उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। होपफुली कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं अपने दूसरे तरह के इन्वेस्टमेंट के जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है उसकी ओर, ठीक है। तो अब मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम करूंगी ताकि हम प्रॉपरली जोन्स को देख पाएं, और अब मैं जो बात करने वाली हूँ वो आप समझ पाएं। फ्रेंड्स देखिए, जो दूसरे तरह का इन्वेस्टमेंट होता है उसमें हम काफी लॉन्ग टर्म के लिए उस पर्टिकुलर स्टॉक में अपने अपने फंड को, अपने कैपिटल को लगाने वाले होते हैं। अब इसमें जो ज्यादा, जो काफी लॉन्ग टाइम की बात मैं कर रही हूँ, वो काफी लॉन्ग टाइम से मेरा मतलब है कि आप इसमें 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए भी अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, इस वाले केस में भी, यानी दूसरे वाला जो तरीका है इन्वेस्टमेंट का, उस केस में भी आपको एंट्री तो यहीं पे लेनी है जहां पे फर्स्ट वाले सिनेरियो में आप एंट्री ले रहे थे। तो एंट्री पॉइंट आपका सेम ही रहेगा अप्रोक्स में, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है, इन केस प्राइस ने आपको यहाँ पे एंट्री दी, प्राइस थोड़ा ऊपर भी गई, लेकिन उसके बाद प्राइस डाउन आ गई, और जब प्राइस डाउन आई तो आपको क्या करना है, ये डिमांड जोन 2 है, ठीक है। ये जो डिमांड जोन 2 है आपके सामने मैंने मार्क किया हुआ है, यहाँ पे लिखा भी है डिमांड जोन 2। यहाँ पर आपको और क्वांटिटी ऐड करनी है। अब आपको कितनी क्वांटिटी ऐड करनी है, आप यहाँ पर और कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो अगेन ये आपके रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, तो लेट से कि आपने 1 लाख कैपिटल को सोचा कि आप आईडीबीआई में 1 लाख कैपिटल को इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो जो आपका पहला एंट्री पॉइंट है, यानी ये वाला डिमांड जोन 1 पे जब आप एंट्री करेंगे, तो आपने 1 लाख का लेट से 50,000 यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, मैं कह रही हूं कि आपने 1 लाख का 50% यानी 50,000 डिमांड जोन 1 पे इन्वेस्ट कर दिया, यहाँ पे एंट्री ले ली, ठीक है। अब प्राइस यहाँ पर डाउन आई और उसने आपको डिमांड जोन 2 पे एंट्री लेने का मौका दिया,
ठीक है। यहाँ पर आपको डिमांड जोन 2 पे अगर एंट्री लेने का मौका मिला, तो जो आपकी रेस्ट कैपिटल थी, बची हुई कैपिटल थी 50,000, उसका आपने कुछ परसेंटेज, वो अगेन आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। आपने 50,000 का यहाँ पे मान लीजिए कि आधा यानी कि 25,000 अगेन यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है। तो अब क्या हुआ, आपके 75,000 आईडीबीआई में लग चुके हैं। ठीक है, आपके पास 25,000 अभी भी बचे हैं। तो वो जो 25,000 है, इन केस, वैसे तो बहुत मुश्किल है कि इस डिमांड जोन तक प्राइस आए, बट इन केस अगर ये इतना शानदार मौका मिलता है आपको कि प्राइस यहाँ तक आती है, तो आपके जो रेस्ट 25,000 है, वो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप डिमांड जोन 1 से लेकर डिमांड जोन 3 तक एवरी डिप ऑफ प्राइस स्टॉक, हम कहते हैं ना कि बाय ऑन एवरी डिप, तो वो सारे स्टॉक्स में नहीं होता, पर कुछ कुछ स्टॉक्स में जहां उस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जब हम बाय ऑन एवरी डिप कर सकते हैं, तो आईडीबीआई में ये कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर बना हुआ है। और अगर ये प्राइस यहाँ तक आती है, तो इसको आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह से देखें और यहाँ पर अपना रेस्ट 25,000 इन्वेस्ट करके, अब आपके पूरे 1 लाख रुपए जो आपने आईडीबीआई के लिए निकाले थे, वो इन्वेस्ट हो चुके हैं। और फिर यहाँ से आपको प्राइस में बहुत शानदार आपके कैपिटल में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि इतने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम जब भी सोचें, तो हमें एक बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, और वो बात ये है कि ये जो 1 लाख रुपए या आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जो भी अमाउंट आपने निकाला है स्टॉक के लिए, आपको बीच में ही उस अमाउंट की जरूरत ना पड़े। ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा कोई सीन बनता है, तो फिर उस केस में आपको लॉस बुक करना पड़ सकता है या आपका लॉस हो सकता है। वो कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, लेट्स से कि आपने डिमांड जोन 1 पे तो एंट्री कर ली, आपने 50,000 अमाउंट यहाँ पे 1 लाख कैपिटल के हिसाब से मैं बता रही हूँ, आपने 50,000 अमाउंट यहाँ पे लगा दिया। लेकिन अब जब प्राइस ने डिप ली और प्राइस यहाँ पे आई, इस डिमांड जोन पे आई, ठीक है, तो हुआ क्या कि आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप इस डिमांड जोन पे आने पर जो आपको यहाँ पे पैसे लगाने थे, वो तो आप नहीं लगा पाए, बल्कि उल्टा आपने क्या किया कि आपके पास जो यहाँ पे खरीदी हुई क्वांटिटी थी, इस प्राइस पे खरीदी हुई क्वांटिटी थी, वो भी आपको सेल आउट करनी पड़ रही है, क्योंकि आपके पास कुछ फंड की नीड हो गई, आपको कोई जरूरत पड़ गई, जिसकी वजह से आपको स्टॉक को नीचे आने पे सेल करना पड़ा। तो इस इन दोनों केसेस में आपका नुकसान होगा, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से आप यहाँ पर जब खरीदेंगे नीचे आने पर, यानी प्राइस जब नीचे आएगी और तब जब आप उसको खरीदेंगे, तो इससे आपकी प्राइस एवरेज होती है, और आपका जो आपका बाइंग प्राइस है, जिस प्राइस पे आपने खरीदा है, वो एवरेज होके कम हो जाता है। तो उसके बाद जब आपको टारगेट मिलता है, जब प्राइस अप मूव देता है, तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट होकर मिलते हैं। तो इसलिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पर आप वही कैपिटल लगाइए जिसको नियर फ्यूचर में आपको कहीं उसका कोई यूज नहीं है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि इस ओवरऑल डिस्कशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखते हुए हम चार्ट के एनालिसिस करके अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। तो आज के लिए डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।